आ जाइए। तो ये क्लियर हो गया। आज हम एंट्री कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जिक्र करने के लिए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, कितना खास है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से हमें इसके फीचर्स पता होने चाहिए। आज के सेशन में हम इस विषय पर जिक्र करने वाले हैं। चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं का जिक्र करने से पूर्व हमें अब तक यह समझ में आ जाना चाहिए कि संविधान सभा के द्वारा बड़े संघर्ष के बाद हमारे लिए संविधान की मांग की गई और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया। संविधान के निर्माण में जो जो प्रावधान रखे गए वो भी आपके सामने। और अगर आप में से कोई बालक ऐसा है जिसे ये लगता है कि उसे संविधान के बारे में और रुचि लेनी है, तो मैंने कुछ किताबें बताई हुई हैं, उन्हें वो प्रेफरेबली प्रेफर कर सकते हैं। तो अब हम जिस संविधान को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया, उसकी विशेषताएं, जिसके ऊपर से निश्चित ही परीक्षा में पेपर पूछा जाता है, उसकी विशेषताएं हमें जरूर पता हो कि हमारा संविधान किस प्रकार से दुनिया का भिन्न संविधान है। ऐसा क्या है हमारे संविधान में जो कि हमें लोगों से अलग बनाता है। अब उदाहरण के लिए मैं आसान भाषा में आपसे कहूं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम जब अपने कोर्स का प्रचार कर रहे होते हैं, हम आपसे क्या कहते हैं कि बेटा हमारा माधव बैच, हमारा नटराज बैच, इसकी ये विशेषताएं हैं। विशेषताएं मतलब रोजाना 4 से 6 घंटे की क्लासेस होंगी। बेटा आपको जो क्लास पढ़ा दी आप उसे रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे। बेटा आपको क्लास के अंदर पढ़ाने के साथ साथ याद कराने का भी विचार किया जाएगा। क्लास के अंदर आपको ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जाएगा। आपको ये विशेषताएं बताई जाती हैं। आपको बताया जाता है कि रेगुलर वीकली टेस्ट होंगे। ये बताइए, ये विशेषताएं बताने का मकसद क्या था? मकसद था ताकि आपको बैच के बारे में पहले ही पता चल जाए कि हमारा बैच अलग कैसे है और जगह से। और जगह से मतलब दुनिया में बहुत सारी जगह पर बैचेस चलते हैं, बहुत सारी जगह पर कोचिंग्स आरएस के बैच चलाती हैं। उनका कोई फिक्स कैरिकुलम नहीं होता, उनका कोई भी फिक्स अता पता नहीं होता कब होगा कैसे होगा, कोई फीडबैक का झंझट नहीं होता, कोई भी ये लेना देना नहीं होता कि इनके टेस्ट भी लेना है कि नहीं लेना है, पढ़े लिखे से टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, वीकली कोर्स का शेड्यूल क्या होगा, बच्चों के एग्जाम आ गए तो उनकी रणनीति क्या होगी, बच्चों की बातें सुननी भी है कि नहीं सुननी है, ये तमाम बातें होती हैं। इसका मतलब हमारी विशेषताएं हमें औरों से अलग बनाती हैं। ऐसे ही भारतीय संविधान की विशेषताएं भारतीय संविधान को और देशों के संविधान से, यूनाइटेड नेशन के अंदर 191 देश रजिस्टर्ड हैं, उनसे अलग बनाती है। हमारे संविधान को बनाते समय लोगों ने क्या दिमाग में रखा था? जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अपने दिमाग में क्या रखा था? बिल्कुल। अब एक बालक बोल रहा है कि सर संविधान सभा की समितियों के बारे में जिक्र क्यों नहीं हुआ? मैं इसी के साथ साथ उनका जिक्र करूंगा, यानी 2 फीचर यहां के चलेंगे और 2 फीचर हम संविधान सभा की समितियों के बारे में जिक्र करेंगे, है ना। जो कंटेंट संविधान सभा के चैप्टर का है वहां से लेते चलेंगे, तो आपको विशेषताओं के साथ साथ चीजें रिलेट होती हुई समझ में आने लगेंगी। ठीक है। तो हमारा संविधान जब बना तो बनाते समय 2 बातें दिमाग में रखी गई थी। क्या रखी गई थी? क्या देश को केवल आजाद कराना ही हमारा दिमाग का उद्देश्य था? आंसर है हाँ, बिल्कुल था। हम अंग्रेजों के साथ नहीं रहना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर हम ये नहीं चाहते थे तो हमारी क्रांति का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य था वो राष्ट्रीय क्रांति था। मतलब हमने जो इतना संघर्ष किया, हमने अंग्रेजों के सामने जो अपने प्राणों की आहुति देने का प्रयास किया, उसका असल उद्देश्य क्या था कि हम उनके सामने सॉवरेनिटी प्राप्त करें। सॉवरेनिटी का अर्थ मैंने बता दिया था, आप अपने निर्णय लेने वाले खुद होंगे, नंबर 1। और दूसरा, हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, अर्थात हमारे देश के अंदर जो शासन व्यवस्था होगी वो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होगा। ये हमारा पहला प्रयास था। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने अंग्रेजों से तो अलग करा लिया खुद को, देश चलाओगे कैसे? अपने देश में इतनी प्रकार की विविधताएं हैं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धन के आधार पर, सब तरह से हमारे यहां पर विविधताएं हैं। इस आधार विविधताओं के आधार पर आप ये कैसे अश्योर करोगे कि देश जो बनकर आया है उसमें रहने वाले हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा? अर्थात हर व्यक्ति जो इस देश में है वो ये महसूस करेगा कि ये देश मेरा है। उसे ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो भारतीय नागरिकों को न्याय भी मिले। अब न्याय से एक बड़ा सवाल बनकर आता है साहब। क्या बनकर आता है? सर कौन से न्याय की बात है? जो कोर्ट देता है, जो सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है, उसकी बात है? बड़ी बात है ये। हाँ जी, एक बालक नोट्स के बारे में जानकारी और प्राप्त करना चाह रहा है। मैं बता दूं कि आपके जो नोट्स हैं वो 5 से 10 तारीख के बीच में डिलीवर होंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा था, आपको मैंने पहले कहा था 28 तारीख तक हम ऑर्डर लेंगे, अगले 7 दिन में छपेंगे। इन दिनों छप रहे हैं, आप जिस दिन चाहेंगे उसका हम वीडियो भी आपको दिखा देंगे कि आपके नोट्स कैसे छप रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं। ये छपेंगे, छपने एग्जाम आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर के बारे में क्या निर्णय किया गया। मैंने कहा न्याय का निर्णय यह हुआ कि जो देश का नागरिक है, जैसे मान लीजिए हमारे देश का कोई आदिवासी है, जंगलों में रहा है ना, मतलब अपने अभी तक मेन स्ट्रीम में शामिल ही नहीं हुआ है, अब लेकिन उसको आपने कभी किसी प्रकार से उसकी सुविधाओं से वंचित करने के बारे में विचार किया, तो क्या वो भारत में रहकर यह महसूस कर सकता है कि इस देश का संविधान उसके हितों का भी ख्याल करेगा? तो जवाब है हाँ। इसका मतलब न्याय केवल न्यायपालिका से नहीं मिलता है, न्याय हमारी सेवाओं से भी मिलता है, हमारी योजनाओं से भी मिलता है, हमारी सरकार से भी मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सबके लिए समय समय पर योजनाएं चलाती है। जैसे समाज का एक वर्ग है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन का अभाव है, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा मनरेगा नामक योजना चलाकर उनके लिए काम के साथ साथ धन देने का विचार किया गया। आप सोचिए इस बारे में कि आदमी के पास रोजगार भी है और धन भी है, तो यह प्रयास किसने किया? सरकार ने। क्यों किया? गरीब उसके दिमाग में आए थे। क्या यह न्याय है? हाँ जी न्याय है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, जो सक्षम है, उसके पास पैसा है। वो गरीब जिसने पढ़ाई नहीं करी या फिर जिसके पास शिक्षा के अवसर नहीं मिले, जिसको धन कमाने का अवसर नहीं मिला, उसका ध्यान कौन रखेगा? सरकार रखेगी। ये कैसा न्याय है? ये सामाजिक न्याय है। दूसरी बात, सर एक बात बताइए, अपने देश में कुछ लोग तो नौकरी पा गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो बेरोजगार हैं, उनका क्या होगा? जो बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ते चलाए। बेरोजगारी भत्ता क्या है? उन बच्चों के साथ दिया गया न्याय है। फिर तीसरा सवाल,
सर अपने देश में ना आपने एक चीज देखी होगी, मैं बताओ सर, पुरुषों को मौके ज्यादा मिलते हैं, महिलाओं के लिए मौके नहीं मिलते इतने, महिलाओं के साथ में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो बोले सर जब महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो फिर समानता कैसे आएगी, न्याय कैसे आएगा? मैंने कहा चाहते क्या हो? बोले महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले सर। हमने कहा महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले तो बोले सर इनके लिए रिजर्वेशन लाया जाए, अर्थात नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, संसद में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना कि इस सीट पर महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगी, या फिर महिला होने के साथ साथ उसकी कैटेगरी विशेष का ध्यान रखना। इससे क्या अर्थ हुआ? महिलाओं के लिए यानी कि समाज का वो वर्ग जो कि अपने लिंग के आधार पर हाशिए पर है, उसे भी मौका देना। अगेन सामाजिक न्याय है। न्याय अभी तक कोर्ट ने नहीं दिया है, ये आपको मिलता जा रहा है, ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर भी हो रही होगी। सामाजिक न्याय समझ में आया? हाँ भाई। हाँ, खुशी लिख रही है आज हरीश सर की क्लास, बेटा वो अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और इसके साथ साथ है ना, और जो क्या बोलते हैं, उपलब्ध करा देता है, ठीक है। हाँ जी, ममता लिख रही है सर सपना मैम की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता चाहते थे, उस आधार पर हमने उनकी क्लासेस कुछ समय के लिए होल्ड की हैं। कुछ लोगों का मानना डाला है, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप 7 दिन पढ़ के देखें, आपको समझ में आता है कंटिन्यू करेंगे, नहीं समझ में आता है तो होल्ड पे डालेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो हमने रोक दिया है क्लासेस को क्योंकि आपसे पूछा गया था। आर एस मनमोहन व्यास पूछ रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। बेटा माधव बैच में बताएंगे, नटराज बैच के अंदर स्ट्रेटेजी डे 1 से बता रखी है ना, सारी चीजें पहले से क्लियर है। आईआर की क्लासेस बिल्कुल मिलेंगी, आईआर भी आने वाले 5 से 10 बोला था अभी भी। हाँ, प्रश्न अक्सर मुझसे कैसे मैं सुनना भाई, उन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया, तो रिजर्वेशन समानता कैसे है? उनका एडमिशन 33 नंबर पर हो जा रहा है, हमारा 60 नंबर पर हो रहा है, हमारा 80 नंबर पर हो रहा है, रिजर्वेशन इक्वालिटी कैसे है? और ये बड़ा प्रश्न है। मैं चूंकि आगे बढ़ूं उससे पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे दूं ताकि आपको इंडियन पॉलिटी की मूल भावना समझ में आ जाए, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है? पॉलिटी की मूल भावना समझने के लिए आप सबको ये बेसिक प्रश्न आना जरूरी है। कुछ प्रश्न जो आपके मन में सबसे पहले आते हैं, वो सबसे पहला प्रश्न है आरक्षण। आपका मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो आरक्षण को लेकर आता है। आरक्षण को लेकर क्या आता है? सर एक बात बताइए, जब हमारे देश के अंदर किसी भी कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे एसटी को दिया जाए, चाहे एससी को दिया जाए, चाहे ओबीसी को दिया जाए, चाहे एमबीसी को दिया जाए, चाहे ईडब्ल्यूएस को दिया जाए, चाहे ईडब्ल्यूएस को दिया जाए, किसी को भी रिजर्वेशन दिया जाए, सर किसी भी आधार पर अगर रिजर्वेशन दिया जाए तो सर ये न्यायोचित कैसे है? हमने कहा क्यों? बोले सर एक जनरल कास्ट का बच्चा है, जनरल कास्ट के बच्चे का कट ऑफ मान लीजिए 80 मार्क्स पे गया, और इसका एडमिशन एसटी वाले का मान लीजिए 65 नंबर पर हो गया, एससी वाले का मान लीजिए 63 नंबर पर हो गया, ओबीसी वाले का मान लीजिए 70 पर हो गया, एमबीसी का 70 पर हो गया, ईडब्ल्यूएस का 75 पर हो गया। ये सब बराबर कैसे हुए सर? इक्वालिटी कहां है? ये तो इनइक्वालिटी है ना, ये तो इनइक्वालिटी है ना, और ये तो बड़ा प्रश्न है, और हर बच्चे के दिमाग में आता ही है ये वाला प्रश्न कि सर ये तो इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी कहां है? इसका जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब यह है कि ये इक्वलिटी ही है, क्योंकि आप जब देश की आजादी मांग रहे थे, देश में उस समय बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन किस बात का? कि बहुत सारे समाज के ऐसे वर्ग थे जिनका कोई भी रखवाला नहीं था, जिनकी कोई भी देखरेख करने वाला नहीं था, जिन्हें अगर वो पिछड़ गए तो पिछड़े रहने दिया जाए, ये मत हुआ करता था। तो बोले फिर आपने आजादी देके क्या किया? आजादी देके उन्हें सामाजिक न्याय दिया। वो न्याय कैसा था सर? हमने कहा वो न्याय ऐसा था कि उन्हें एक लेवल पर लाने का प्रयास किया गया। कैसे? हमने कहा संविधान द्वारा। बोले कैसे? हमने कहा उन्हें रिजर्वेशन देकर। सर रिजर्वेशन समानता कैसे? अरे मैंने कहा भाई, जो व्यक्ति अभी तक सब तरह से पिछड़ा हुआ था, वो ना समाज के अंदर बराबरी के साथ बैठ सकता था, ना उठ सकता था, ना आपके साथ चल सकता था, घर में जिसकी एंट्री नहीं थी, नौकरियों में जिसको प्रवेश नहीं था, शिक्षा के बारे में जिसके पास अवेयरनेस नहीं था, जिसके पास संसाधन के अभाव थे, अब अगर सरकारों के द्वारा उसे आरक्षण के माध्यम से परीक्षा की कट ऑफ कम करके उसे मेन में बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये इक्वलिटी तो है। बोले मेरे ऊपर से निकल गई ये इक्वलिटी। मैंने कहा चलिए, अगर आपकी ये इक्वलिटी अंदर से निकल गई तो मैं आपको बताता हूं। अनमोल 4 महीने कम है 21 होने में, तो बेटा नहीं दे पाओगे, है ना? अच्छा, तो अब सवाल ये है ये इक्वलिटी कैसे है सर? तो मैंने कहा देखो बेटा ये इक्वलिटी कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये एक स्टेडियम है, ये वाला एक स्टेडियम है, इस स्टेडियम के इस पार क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है स्टेडियम के उस पार, और इस क्रिकेटियम के उस पार या दीवार के उस पार मैच को देखने के लिए एक व्यक्ति है। ये जो 6 फीट लंबी दीवार है वो 6.25 फीट लंबा है। वो क्या करता है? वो व्यक्ति अपनी आंखों से, जो 6.25 फीट लंबा व्यक्ति है, वो अपनी आंखों से बकायदा उस मैच को बहुत अच्छे से देख रहा है। ठीक बात है, उसने बच्चे से आराम से मैच देख लिया, उसे मैच का अंदाजा भी लग गया, बड़ा आनंदित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो 5 फीट का है, जो कि 5 फीट का है, 5 फीट वाला व्यक्ति जिसकी आंखें तो सही हैं, लेकिन दीवार ऊंची होने के कारण दूसरी तरफ देख नहीं पा रहा। बोले सर वो छोटा रह गया तो क्या करें? हमने कहा रुकिए, आपसे उसने समाधान मांगा है तो आप क्या करें? तो समाधान के नाम पर आप उसे सहूलियत दें। सर क्या सहूलियत दे सकते हैं? हमने कहा एक काम करिए, इस व्यक्ति के पास, ये जो 5.25 फीट वाला व्यक्ति था ना, इसके पास एक काम करिए। बोले बताइए। हमने कहा इस व्यक्ति के पास में आप एक स्टैंड लगा दो। ये लगा दिया स्टैंड, कितने का? 1.25 फीट का, और इस पर खड़ा कर दो उसे।
अब देख लो वो बराबर आ गया, वो आराम से इसकी बराबरी में बैठकर मैच देख सकता है। अल्टीमेटली करना क्या था उसको, मैच देखना था। एक तीसरा व्यक्ति आया जो 4 फीट का था, 4 फीट का जो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति के साथ तो मुसीबत ये आई कि बेचारा देख ही नहीं पा रहा, वो तो इनकी कमर तक ही रह गया। आपसे उसने कहा भैया मैं मैच नहीं देख पा रहा, रुको भैया तुम्हारा इलाज करते हैं। बोले क्या इलाज करोगे? हमने कहा लीजिए तुम्हारा एक इलाज करते हैं, तुमको हम यहां से एक सुविधा देते हैं। क्या? लो बेटा तुम्हारे पास में 2.25 फीट का हमने एक स्टैंड लगा दिया, अब देखो मैच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोले दिख रहा है। बच्चों ये जो लगाए गए नीचे ब्रैकेट्स है ना, ये वाले, यही ब्रैकेट्स आपके लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्या है? तो आंसर है ये जो अतिरिक्त रूप से राज्य द्वारा या देश द्वारा जो दिया गया सहायता है, वो रिजर्वेशन है। अब आप सवाल पूछेंगे सर आपको पता है ये व्यक्ति आराम से इससे पूछ करके भी तो मैच का आनंद ले सकता था। मैंने कहा नहीं बेटा, असल में इस बच्चे से कहा गया था मैच देखोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, देख करके स्कोर बताओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। बोले अच्छा, तो जब पैसा देखने के लिए इसको मैच देखने का पैसा मिल रहा था, हाइट इसकी व्यवधान बन रही थी, तो राज्य को क्या चाहिए? वो हाइट बड़ी करे, हाइट बड़ी करे फिर उसका काम देखे। बोले सर इसका रिजर्वेशन से क्या लेना देना है? मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। एक वो व्यक्ति है जिसका समाज, जिसका परिवार, जिसका घर सब पढ़ा लिखा है, उन्हें पढ़ाई का महत्व भी पता है। मेजोरिटी घर के मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, समाज के अंदर वो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे थे, उन्हें प्रॉपर आइडिया था पढ़ाई क्या होती है। उन्होंने इस बच्चे को हमेशा पढ़ाई का महत्व बताया था। ये बच्चा डे वन से जिस दिन जगा था लाइफ में पहली बार, तब से इसने बोलना भी एबीसीडी सीखा था, बोलो बेटा ए, बोलो बेटा बी। एक दूसरा बच्चा है जिसके घर में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो समाज के उस वर्ग से आता है जहां दूर दूर तक पहली पीढ़ी तक पढ़ाई भी नहीं हुई थी, उसे भी अब आपको जॉब देनी है, क्योंकि जॉब पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलती है। ये पढ़ा लिखा था तो इसे जॉब भी मिल गई, और इसे जॉब के आधार पर, जॉब क्या थी? मैच देखने की जॉब मिल गई, और इसने आराम से पैसे कमा लिए। यदि इस व्यक्ति को इसकी अनभिज्ञता के कारण पैसा नहीं मिल रहा है, तो राज्य की आवश्यकता क्या है? वो इसे योग्य बनाए। योग्य बनाने के लिए क्या करे? या तो परीक्षा के पैमाने गिरा दे, या इसके बगल में लाके खड़ा कर दे। तो पैमाने गिरा दिए गए। ये जो आपने 1.25 फीट का बैरियर देखा है, ये इसको एक लिफ्ट दिया गया कि तुम उनके बराबर माने जाओगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न फिर दिमाग में आता है, सर लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये सब करके भी सरकारों ने कहीं ना कहीं, किसको कैसे मालूम सर, किसी को ये कैसे मालूम कि इतना परसेंट देने पर काम चल जाएगा? ये तो बड़ा वेग है ना सर, भाई इतना परसेंट दे दो इसको, इतने मार्क्स में इतनी सहूलियत दे दो, इसका काम चल जाएगा। सर ये तो बड़ा ही अस्पष्ट है ना सर। हमने कहा और सर ये जब इतना ही अस्पष्ट है तो फिर तो क्या लॉजिक निकला सर? ये तो बिल्कुल ही अस्पष्ट। मैंने कहा एक काम करो, आपके दिमाग में कोई स्पष्ट रणनीति हो तो आप दे दो। आपको लगता हो कि रिजर्वेशन के अलावा कोई अच्छा तरीका हो सकता है तो वो बता दो आप क्या है, जिससे समाज टूटे नहीं, जिससे समाज एकीकृत हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, समाज में आज जो व्यवधान आ रहा है, आप और मेरे मन में, जो व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि सर आरक्षण एक बुराई है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आरक्षण का लाभ असल में उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो आरक्षण के वाकई में हकदार हैं। आपको जो इरिटेशन आती है, जिनको देखकर ये लगता है सर इसके फादर भी आईएएस थे, इसके फादर के फादर भी आईएएस थे, दादा भी आईएएस थे, अब ये भी आईएएस की परीक्षा में रिजर्वेशन ले रहा है सर, तो इसे रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? आपको जो दिक्कत है ना वो उसके इंप्लीमेंटेशन पर है। आपको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, उसके रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन से है। तो फिर इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप आरक्षण की जो असली कमी है उसे दूर करिए। बोले ये कैसे हो सकता है? सरकार चाहे तो ये निर्धारित कर सकती है कि जिनके घर में कोई भी व्यक्ति एक बार भी सरकारी नौकरी में चला गया तो उसे फिर आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। ये लीजिए, ऑटोमेटिक व्यवधान खत्म हो गया ना। आपका मन खुद से कहने लगे अब तो जेन्युइन हो गया सर एकदम। दूसरा, सरकार कहती है जातिगत जनगणना कराओ, क्यों ना सरकार आरक्षण जिन कैटेगरीज में है उनका भी सब क्लासिफिकेशन करा ले। जैसे मान लीजिएगा कि ओबीसी के अंदर बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो काफी संपन्न हैं, उनके पास बड़ी बड़ी 4 पहिए की गाड़ी है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बंगले हैं, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन वो आरक्षण लेकर बैठे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसी जाति में आता है या फिर वो उस जाति के अलावा है लेकिन उस कैटेगरी में आता है, उसके पास में आरक्षण का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि संसाधन इनके पास है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आरक्षण को भी सब क्लासिफाई कर दिया जाए आगे चल के, कि इस कैटेगरी विशेष के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास आय इतनी है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे यूपीएससी में क्रीमी लेयर को आरक्षण में रोके ओबीसी के केस में, तो जो बाकी बचे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसे ही आप और एससी एसटी में चले आइए, ये समाधान है। और ये समाधान आपको क्यों आने चाहिए? मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, आपसे सवाल पूछ लिया कि आरक्षण आपकी नजर में क्या है, अभिशाप है या वरदान है? आप भरे बैठे थे, आपने धड़ 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 सर बुराई है, सर बुराई है, सर बुराई है, या फिर सर अच्छाई है, सर अच्छाई है। क्यों? क्योंकि या तो आपको फायदा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है। भाई या तो आप प्रभावित पक्ष में हैं या आप लाभार्थी हैं, दो ही तो हो सकते हैं ना। या तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, आप उसके गुण गाएंगे, आपको रिजर्वेशन की वजह से नुकसान हो रहा है, आप उसका विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो कि आपके मुंह से तारीफ भी निकल जाए और लाठी भी टूट जाए? और सांप बिना मरे क्या होता है? वो लाठी बिना टूटे सांप भी मर जाए। क्या करें उसके लिए? तरीका क्या है कि आरक्षण पे अगर आपसे कभी भी राय मांगी जाए परीक्षाओं में या इंटरव्यू में या फिर लिखित में, तो आपको बताना है कि इसका मूल उद्देश्य तो सही है कि समाज में भेदभाव मिटाना, न्याय स्थापित करना है। मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना। न्याय का मतलब यहां पर कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला न्याय नहीं है, यहां पर न्याय सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, लेकिन न्याय का इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रहा। तो समाधान दो। समाधान सर बहुत हो सकते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सामान्य वर्ग में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसे आर्थिक क्षमता के आधार पर आरक्षण दिया गया। यह काम
हर कैटेगरी में किया जा सकता है, यानी रिवर्स में उन कैटेगरी पर भी लागू किया जा सकता है कि जिनके पास आर्थिक सामर्थ्य अच्छा है उन्हें रिजर्वेशन से बाहर किया जाए, नंबर एक। जिनके पास एक सरकारी नौकरी है या जिनके सालाना आईटीआर 10 लाख रुपए से ऊपर है उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। या फिर तीसरी स्थिति, वे कैटेगरीज जो जातिगत आधार पर लंबे समय से नौकरियों में है उन्हें आरक्षण में परसेंटेज कम कर दिया जाए, यानी इसका राइट इंप्लीमेंटेशन किया जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। हाँ, कुछ बच्चे पूछे क्या सर आज भी रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? क्या रिजर्वेशन अभी भी? बेटा, देश में, जिस देश में आपने जन्म लिया है ना, यह देश कईयों सालों की दास्ता से पीड़ित रहा है, दशकों की परेशानियों से पीड़ित रहा है। अपने देश में आज भी आप गांव में चले जाइए, गांव देहात में आपको ऐसी जगह आज भी मिल जाएंगी जहां पर जातिगत आधार पर भेदभाव है। और आप शहर में, आप में से जितने भी बच्चे शहरों में रहकर पढ़ रहे हैं, वो खुद से विचार करें एक बार। क्या विचार करें कि आपने क्या शहर में कभी नोटिस किया कि आप जिस भी पानी पताशे गोलगप्पे वाले के पास में आप गोलगप्पे खाने गए, आपने पूछा उससे कि भैया अपनी जाति बताओ? या जिसके हाथ से आपने आइसक्रीम पकड़ी उससे आपने उसकी जाति पूछी? या जिस ढाबे पे आपने खाना खाया आपने उसके बारे में पूछा? बस में बैठते हुए जब आप जा रहे थे तो बगल की सवारी किस कास्ट की है क्या आपने पूछा? नहीं पूछा। यानी जब पढ़ लिख कर लोग शहर की तरफ प्रस्थान किए तो यही वो आरक्षण था जिसने आपको इतनी समझ दे दी, या वही वो सामाजिक न्याय के तरीके थे जिसने आपको जात पात से दूर कर दिया। गांव में चले जाइए, गांव में बकायदा कैटेगोरिकली क्या कॉलोनियां बनी हुई हैं कि ये इस जाति विशेष की कॉलोनी है, ये इस जाति विशेष की कॉलोनी है, ये इस गांव का बड़ा मोहल्ला है, ये इस गांव का छोटा मोहल्ला है। और कुछ जाति विशेष के लोगों को गांव के बिल्कुल बाहर बसा के रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एजुकेशन, रिजर्वेशन और शहर की तरफ पलायन, ये सब क्रमागत रूप से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने वाली बातें हैं। हालांकि इसमें आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जो भी प्रभावित पक्ष है, मैं आपको अगेन बता दूं, आप में से जितने भी लोगों का रिजर्वेशन की वजह से नुकसान हुआ है वो इसके विरोधी हैं। जैसे आज मैं जिस रैंक पर, इस पद पर पहुंचा राजकीय सेवा में, अगर मैं रिजर्व कैटेगरी में होता तो शायद मैं अपनी पसंद की डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन पोजीशन पर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि मैं खुद लाभार्थी पक्ष में नहीं हूं कि मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिला हो, मैं तो खुद उस कैटेगरी में आता हूं जिसे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि जिन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है संभवतः उन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। और मुझे समटाइम्स तो ये भी लगता है कि सरकारी नौकरी की भी मुझसे ज्यादा किसी और को जरूरत है। अगर कोई ऐसा तरीका हो तो वो चीज भी मैं किसी को पकड़ा सकूं कि भैया ये तुम पकड़ो और तुम काम चलाओ। ठीक है, चलो, तो फिलहाल के लिए आपको उम्मीद है कि ये सामाजिक न्याय में रिजर्वेशन का अर्थ समझ में आया हो। नहीं आया हो, अभी बहुत सारे बच्चे एक बार के लिए ये लिख रहे हैं कि सर नटराज बैच में थोड़ी क्लासेस कम कर दीजिए। एक बार के लिए मुझे ये बताएंगे क्या? एक वाले पूछ रहे हैं सर आप डाउट क्लास के लिए कब आएंगे? कल कल सैटरडे चलने वाला बैच होगा। कुछ बच्चे बार बार चाहते हैं। हमने ये संघर्ष स्वतंत्रता के लिए भी किया था। अब आपके जवाब को देखता रहूंगा, पोल चल रहा है आपके सामने। ठीक है, क्लियर है? तो सामाजिक न्याय के लिए भी हमने ये संघर्ष किया था। हमने ये संघर्ष स्वतंत्रता के लिए भी किया था। अब ये स्वतंत्रता कैसी थी मेरे प्यारे साथियों? स्वतंत्रता, अब देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। आप जो मुझसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप सोचो मैं सामाजिक न्याय पर कितनी देर से, कम आधा घंटे से सामाजिक न्याय शब्द पर बोल रहा हूं। अब आप ये सोचते हैं सर आपने तो केवल एक ही पेज पढ़ाया है आज के लेक्चर में। तो जो लोग क्वांटिटेटिव मामला पढ़ने आए ना कि क्वांटिटी ज्यादा पढ़ाओ, वो गलत बैच में आ गए। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे 4 ही चैप्टर हैं जिन्हें मैं पढ़ाऊंगा। ये विशेषताओं वाले, मूल अधिकार वाले, प्रियम्बल वाले, डीपीएसपी वाले, मूल कर्तव्य तो उसके साथ ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद में एक संसदीय व्यवस्था और पढ़ाऊंगा। ये 5 वो चैप्टर जिन्हें किसी को समझ में आ गया ना कि ये क्या है तो उसकी पूरी पॉलिटी क्लियर, बाकी पॉलिटी में कुछ है ही नहीं। फिर तो वो कुल सिलेबस 10 दिन का है। जो बाकी बचा सिलेबस है ना पॉलिटी का, वो 10 दिन से ऊपर का नहीं है। इसमें ये पढ़ाना है राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, आरपीएससी क्या होता है, मानव अधिकार आयोग क्या होता है, वो कुछ भी नहीं है। इनमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये समझ विकसित करने वाला पार्ट है, इसमें प्रॉपर समय लगेगा। ठीक है, देखिए अभी जो मेरे पास में पोल का रिजल्ट चल रहा है, उस रिजल्ट में 4 घंटे की 18% बच्चे डिमांड कर रहे हैं, 6 घंटे की 46% बच्चे डिमांड कर रहे हैं, और 8% बच्चे मतलब 8 घंटे की क्लास 35% बच्चे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में मेरा यह मत है कि यदि आप चाहें तो हम कुछ क्लासेस नटराज की बंद करके उसे माधव में चला देते हैं, है ना? तो अगर, क्योंकि मेजोरिटी लोग ट्राई करते हैं। ठीक, चलिए करते हैं कुछ ना कुछ। 6 घंटे की जो हमने पहले भी 4 से 6 अनाउंस किया था, करते हैं, क्योंकि माधव में हमें ज्यादा जरूरत भी है। आइए कर लेंगे, अब फिलहाल के लिए आइए। ठीक है, आगे आइए। तो न्याय समझ में आ गया। स्वतंत्रता क्या है? मैं कहीं भी जाऊं मुझसे कोई नहीं पूछे, मैं किसी भी देश में रहूं मुझे कोई नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता है विचारों की, स्वतंत्रता है मूवमेंट की। है ये क्या होता है? ये भी कोई स्वतंत्रता होती है क्या? जी हाँ। आज आपको अपनी कोई बात रखनी है और आपको अपनी बात रखने में डर लग रहा है, इसका मतलब आप बंदिश में हैं। आज देश में जिस प्रकार का माहौल पक्ष या विपक्ष के मध्य चल रहा है, अपोजिशन कहता है कि सरकार के जो वर्तमान सरकार चल रही है, अगर आपने इसके सामने कुछ बोल दिया आपके अकाउंट हैक हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, बोलने नहीं दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, देशद्रोह कानून लगा दिया जाएगा। ये जो बातें हैं ना, जिससे आपके मन में ये भय पैदा किया जा रहा है, कौन सा भय? कि आपकी स्वतंत्रता खतरे में है। कौन सी स्वतंत्रता? मेरे को तो किसी ने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ तो खाली है। नहीं साहब, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर वो खतरे में है तो अगेन आपकी आजादी खतरे में। इसीलिए तो आपने कई बार सुना होगा डेमोक्रेसी खतरे में है। आपने राहुल गांधी जी को अमेरिका में बोलते सुना होगा, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ बोलता क्यों नहीं है? कौन सी डेमोक्रेसी? अरे अभिव्यक्ति की आजादी भी डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। हमने इसके लिए संघर्ष लगा है। बोले संघर्ष किया है? जी हाँ, भारत में संघर्ष हुए हैं पत्रकारों को अपनी बातें लिखने के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, इन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। हम लोगों के अखबार आने से पहले सेंसर होते थे। आज जैसे फिल्म आने से पहले चेक होती है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ऐसे ही पहले अखबार आप तक आने से पहले वहां के कलेक्टर के पास जाया करता था चेक होने के लिए कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं लिख दिया है जो जनता को भड़का दे। आज क्या होता है? अखबार सब कुछ लिखने के लिए आजाद है। यह स्वतंत्रता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमने अपनी आजादी में क्या मांगा? राष्ट्रीय क्रांति में मांगा कि हम अपने राजा खुद हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमारा अपना अपने लिए, अपनों के लिए शासन हो। और तीसरा, सामाजिक क्रांति के माध्यम से हमने न्याय मांगा, स्वतंत्रता मांगी और समानता मांगी। समानता कैसी? पहले क्या हुआ करता था? पहले अंग्रेजों के काल में अगर आप पैसे वाले हैं, आप अंग्रेजों की नजर में ए कैटेगरी इंसान है, तो आपको वोट देने का अधिकार है। ए कैटेगरी इंसान, जी हां, पहले आय के आधार पर वोट देने का अधिकार हुआ करता था। और आज उम्र के आधार पर। आप 18 साल के हैं, फिर चाहे आप बिल्कुल सरकार पर आश्रित व्यक्ति हैं या फिर आप अंबानी ही क्यों ना हो, 18 साल के आप हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। ये समानता देता है आपको आपका देश। अर्थात आपको समानता के आधार पर, केवल वोट देने पर समानता समझ में आती है क्या सर? अरे नहीं भाई, आप अगर राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, आप अंबानी हैं तो भी उसी तरह से जाएंगे, और आप एकदम खकपति हैं, कुछ नहीं है, तो भी आप वैसे ही जाएंगे। समानता देता है। पैसे के आधार पर विभेद नहीं है, समानता है। लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सभी आधार पर आपको समानता दी है। इन सब के लिए हमने संघर्ष किया। यदि हमारा संघर्ष केवल राष्ट्रीय क्रांति तक होता तो हमारे हाल पाकिस्तान जैसे हो जाते, क्योंकि उन्हें असल में पता ही नहीं था कि उनके देश में सामाजिक क्रांति का क्या महत्व है। आज पाकिस्तान में जो आप मुसीबतें देख रहे हैं, उसके पीछे का असली वजह क्या है? वहां पता चल जा रहा है, कभी कोई भी किसी को मार दे रहा है, कुछ हो जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही है, कुछ भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? उन्हें असल में यही नहीं पता था कि देश आजाद तो कर लिया, अंग्रेज तो भगा दिए, व्हाट नेक्स्ट? तो देश में भैया संविधान नामक एक चीज होगी जो इतना कुछ कमिट करेगी, जो दिया जाएगा। बोलो आपको ये बात समझ में आई? तो ये सारी बातें नेशनल रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। तो सर हमारे संविधान के अंदर एक बच्चा पूछ रहा है, राघव सर अभिव्यक्ति क्या होती है? आपका एक्सप्रेशन, आपकी बातें, आप बोलने से पहले, अपनी बात लिखने से पहले जो निसंकोच होकर अपनी बात कहते हैं, कहीं भी चौक चौराहे पर खड़े होकर के आप सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति है। आप सोशल मीडिया पर जो मन में आता है वैसा लिखते हैं, ये आपकी आजादी है। क्या आजादी हमारे को एब्सोल्यूट मिली है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन संविधान से ही दिए गए हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। फिर आता है हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं? कैसा है हमारा संविधान? जैसे सर आपने माधव बैच के बारे में बताया, आपने नटराज बैच के बारे में बताया कि हमारे बैच की ये विशेषताएं हैं। हमारे देश के संविधान की क्या विशेषताएं? मैंने कहा अपने देश के संविधान की विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सही है, कोई विशेषता हुई? अरे भाई, दुनिया में आप सबसे ऊंची इमारत देखने दुबई जाते हो, सबसे ऊंचा टावर देखने के लिए आप एफिल टावर जाते हो। आपको नहीं लगता कि सबसे ऊंचा होना, सबसे बड़ा होना, सबसे लंबा होना ये मैटर करता है? सर करता है। तो भाई सबसे बड़ा संविधान होना ये भी तो मैटर करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, मैटर करता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर ये लिखित और अलिखित क्या होता है? मैंने कहा पहले भी बताया था, जो बातें लिखी गई वो बुक फॉर्म के अंदर लिखी गई हैं, उन्हें बिल्कुल कोडिफाई किया गया है, तो वो लिखित है। सर अलिखित का मतलब, मैंने कहा जैसे ब्रिटेन का संविधान है, एक्ट जो है वो अलग अलग फाइलों में है, कंबाइंड नहीं है, एक्ट से ड्रिवन है, तो अलिखित संविधान। सर हम अपनी बात पीएम से क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? खूब करते हैं, पीएम तो अपनी मन की बात करते ही हैं। आपसे पूछा जाता है, ये पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखना मना थोड़ी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सबसे लंबा लिखित संविधान। अब दूसरी चीज, जब हमारा संविधान लिखा गया उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, पार्ट्स, भाग। ये पार्ट क्या होते हैं? जब आप कोई किताब खोल के देखेंगे, अब मैं इसकी जगह अब आपको किताब ही दिखाऊंगा, किताब से आपको ये बात समझ में आएगी। 8 अनुसूचियां, शेड्यूल्स। सही क्या होते हैं बताएंगे? आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रखी हो, कोई सी भी किताब रखी हो, आप उसमें क्या देखेंगे? पहले एक इंडेक्स बना होता है, इंडेक्स को भी पार्ट में बांटा होता है, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे, और लास्ट में ग्लॉसरी देखते हैं आप, कुछ छोटे छोटे मीनिंग्स लिखे होते हैं, किताब को समझाने के लिए कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी होती हैं, सबसे एंड में कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीजें, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, ये सब चीजें क्या है? ये सबसे लंबे लिखित संविधान का हिस्सा है। ठीक है, ओके। आज की स्थिति क्या है? संविधान में संशोधन होते होते 465 अनुच्छेद पहुंच गए हैं। अब बड़ा सवाल, 395 में से 465 कैसे पहुंचे? मैंने कहा मतलब 395 पहले थे तो 465 कैसे पहुंचे? मैंने कहा भाई संविधान सभा तो है नहीं, पहुंचाने वाला कौन होगा? ध्यान से सुनिएगा। ये जब बनाए थे तो किसने बनाए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। संविधान सभा के द्वारा यह संविधान बनाया गया था।
लेकिन अब संविधान सभा देश जिस दिन से आजाद हुआ, रिपब्लिक बना, जिस दिन से गणतंत्र बना, जिस दिन हमने अपना संविधान अपने लिए अपनाया, उस दिन के बाद से हमारे आर्टिकल बढ़ते गए बढ़ते गए। तो संविधान सभा तो है नहीं, तो बनाता कौन है संविधान? उसके बाद का संविधान संसद द्वारा बनाया गया है, यानी उसके बाद जो आर्टिकल्स जुड़े वो संसद द्वारा बने। मतलब हमारे संविधान में करेक्शन संभव है, नंबर एक। और हमारे संविधान में करेक्शन होने से इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो मैं यहां पर आपका एक ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। जो अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हुए, ये जो 465 आप नंबर लिखा देख रहे हैं, मेरे पास 3 आंकड़े हैं। 3 आंकड़े क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। लेटेस्ट जो लक्ष्मीकांत है उसमें यह आंकड़ा लिखा गया 470। लेटेस्ट जो लक्ष्मीकांत है उसमें 470। गूगल करोगे तो आंकड़ा आ रहा है 448। इससे पहले वाली जो लक्ष्मीकांत है उसमें है 465। हमारी टीम इस बात को लेकर बनना गई, दिमाग खराब हो गया उनका। क्या खराब हो गया? सर हम यहां क्या नंबर लिखें? मैंने कहा तुम्हारे मन में आए तो लिख दो, क्योंकि संविधान में वृद्धि और घटत बढ़त होती रहती है, तो फिर क्या करें? उसमें वृद्धि घटत बढ़त जो होती है ना, इसलिए जब पेपर देने जाओ, जिस समय पेपर देने जा रहे हो उस समय का लेटेस्ट करंट अफेयर चेक करके जाओ। इसलिए हमने अपनी जो वो है क्या कहते हैं उसको, किताब के पहले का जो प्रीफेस बनता है उस पर यह बात मेंशन करके दी है। अपने जो नोट्स है ना उनके अंदर क्या लिखा है कि भैया जो संख्या है ना इसमें परिवर्तन हो सकता है, आप अपने नोट्स में करंट अपडेट अवश्य करें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 6 घंटे की क्लासेस रहने दो, ठीक है? ठीक है, क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमारे संविधान की पहली विशेषता ये याद होनी चाहिए भाई, आंसर राइटिंग में काम आती है। हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। नंबर दूसरा, कठोरता और लचीलेपन का हमारे संविधान में मिश्रण है, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। किस तरह से? हमारे संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें संशोधित किया जा सकता है। क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई भाग है क्या जिसमें संशोधन नहीं हो सकता? हमारे संविधान को केशवानंद भारती विवाद के बाद यह कहा गया कि इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। नंबर एक, ये क्या है केशवानंद भारती, आने वाले समय में बताऊंगा। दूसरा, हमारे संविधान के जो संशोधन हैं उनकी अलग अलग पद्धतियां हैं। कई संविधान में संशोधन ऐसे हैं जो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से हो सकते हैं, कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो 2/3 बहुमत से हो सकते हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत मतलब 50% प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके 2/3 पर हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वोटिंग के अलग 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 पैमाने हैं। तो ये जो अलग अलग पैमाने हैं जिसके आधार पर संविधान का संशोधन होता है, अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग जैसे नागरिकता है, जैसे अपने सीएए आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसके अंदर आर्टिकल में भी चेंज हुआ। आर्टिकल में जो चेंज हुआ वो जो देश जो संसद के अंदर प्रेजेंट जो सांसद थे उनके द्वारा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब जितने लोग प्रेजेंट थे उनमें से अधिक लोग जिस तरफ थे उसके आधार पर हां कर दिया गया। ये नहीं देखा गया कि कितने लोग अधिकतम आ सकते हैं, बहुमत है कि नहीं है, सारे लोग आए हैं कि नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं रखा गया। इस आधार पर कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है हमारे संविधान में। तो कठोरता का मतलब क्या हुआ? कुछ भाग ऐसे हैं जिनके लिए सभी सांसद उपस्थित हों, फिर 2/3 वोट दें। 2/3 का मतलब मान लो 500 सांसद हैं तो उसका 2/3 कितना बनेगा? 450 के आसपास जो बनेगा। इतने लोग अगर वोट दें तब जाकर कोई चीज लागू हो, तो वो हो गया कठोरता। लचीलापन क्या है? कुछ भाग ऐसे हैं संविधान के जिन्हें साधारण बहुमत के आधार पर भी किया जा सकता है। इसलिए दोनों चीजों का ये मिक्सचर है, ठीक है? मनप्रीत बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? कठोर संविधान वैसे सर कंसीडर किसको किया जाता है? मैंने कहा अमेरिका के संविधान को। उसमें कुल मिलाकर के 7 ही अनुच्छेद हैं, हमारे यहां तो भर भर के अनुच्छेद हैं। मतलब वहां पर कोई भी अमेंड करना महाभारत है। और सर नम्य संविधान यानी कि बहुत ही फ्लेक्सिबल संविधान किसका है? ब्रिटेन का है, अलिखित है, जो चाहते हैं अपने हिसाब से तुरंत बदल देते हैं। क्लियर? अब जो दूसरा फीचर है यहां पर, दैट इज एकात्मक विशेषताओं की तरफ झुकाव। ये क्या है इसको थोड़ा समझना है। यूनिटरी फीचर की तरफ, यानी कि टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है। इस टाइटल को समझने से पूर्व, हालांकि देखिए संविधान पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, प्रियम्बल से शुरू किया जाना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं जिस तरह से पढ़ाई समझता हूं, पढ़ाई के अनुसार भारत के संविधान की पढ़ाई प्रियम्बल से शुरू होनी चाहिए, और जब पूरे मूल कर्तव्य खत्म हो जाएं उसके बाद ये 2 चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए। ये मेरा मत है। लेकिन सिलेबस में शुरुआत के 2 चैप्टर देखते ही मन करता है सर ये तो पहले पढ़ाओ। बस वहीं से मामला थोड़ा सा लटपटा जाता है कि अरे यार क्या ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। उस हिसाब से असल वाइज क्या है, ये जितने भी करेक्टर मैं यहां से आगे बताने जा रहा हूं ये पूरे संविधान की विशेषताओं की व्याख्या है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, भारत क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो परिभाषा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। सर इसका अर्थ क्या निकालें? मैंने कहा अभी निकालते हैं, चिंता मत करिए। यानी विभिन्न राज्य मिलकर के एक संघ बनाए हुए हैं। सर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भारत क्या है। अरे मैंने कहा भाई ये भारत है। बोले ठीक है। मैंने कहा इसमें ये राज्य, ओके। सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। अरे मैंने कहा यार ये भारत है और ये राज्य है। मैंने कहा इसका मतलब अभी भी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? बोले नहीं सर मेरे तो इसलिए समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो?
मैंने कहा मैं कहना यह चाहता हूं कि हम लोग अपने अंदर कितने भी टुकड़े करें, मतलब उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हो गए, बिहार से टूटकर झारखंड बना दिया, मध्य प्रदेश से छूट करके छत्तीसगढ़ बना दिया, आंध्र प्रदेश से तोड़कर तेलंगाना बना दिया, राज्य तो टूट सकते हैं, भारत के संविधान के अनुसार भारत नहीं टूट सकता। जब से भारत बना है टूटा है क्या एक बार भी कि भाई ये वाला जो है ना, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, चलो अब इसको एक अलग राज्य अलग देश बना दो? बताइए कुलदीप, बेटा बता भी दो कौन सी चीज के बारे में, कुछ क्लासेस उनके सेक्शन में ना होकर अन्य जगह दिखा रही हैं, कौन सी क्लास के बारे में कह रहे हो, मैं चेक करवा लूंगा, बता दो ज्योति। तो संविधान भारत क्या बना, तो मुझे ये बताइए, क्या हमारे राज्य, जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ये एमपी है, ये आंध्र प्रदेश है, ये टूटे थे जी, टूटे थे, क्या हमारे राज्य टूट सकते हैं? यस सर टूट सकते हैं। क्या हमारे राज्य टूट सकते हैं? यस सर हमारे राज्य टूट सकते हैं, अर्थात हमारे राज्य विभाज्य हैं, डिविजिबल हैं। कैसे हैं? डिविजिबल, टूट सकते हैं, विभाज्य हैं, टूट सकते हैं। लेकिन भारत इन सभी राज्यों का एक संघ है, संघ है तो डिविजिबल स्टेट तो हैं लेकिन अविभाज्य संघ है, नॉन डिविजिबल। मतलब यह हुआ भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, अर्थात हमारे राज्य तो टूट सकते हैं लेकिन देश नहीं टूट सकता। इसका मतलब यह हुआ सर हमारे यहां पर राज्य से ज्यादा वैल्यू देश की है। हमने कहा तो लेकिन सर ये तो सबके पास ही वैलिड है। मैंने कहा जैसे सर अमेरिका का नाम क्या है? मैंने कहा अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब समझते हो आप? यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के 50 राज्य, कितने राज्य? 50। वो मिलकर के 50 राज्य आपस में मिले और मिलकर के क्या बना दिए? अमेरिका बना दिए। 50 राज्य आपस में मिले और मिलकर के क्या बना दिए? अमेरिका बना दिए। अमेरिका कैसे बना? राज्यों के मिलने से बना। भारत कैसे बना? भारत था, फिर हम टुकड़े होते चले गए, नए राज्य बनाते चले गए। यानी भारत और अमेरिका में क्या अंतर है? हमारे राज्य मिलकर के देश नहीं बनाए, हमारा देश है, उसमें राज्य हैं अपनी मर्जी से, हम बनाए जितने बना ले। हमने एक राज्य को खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी मर्जी। हम किसी राज्य को चाहे यूटी बना सकते हैं, यूटी को चाहे तो राज्य बना सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हुआ, मेघालय, वो सब कभी यूटी हुआ करते थे, आज राज्य। बोलो कुछ समझ में आ रहा हो तो थम्स अप कर दो। इंग्लिश की 2 क्लासेस अलग डाली हुई हैं, सपना मैम की डेमो में दिखा रहे हैं। कुलदीप क्लियर कर देंगे बेटा, ठीक है? अरे थम्स अप तो कर दो, समझ में आया कि नहीं आया?